नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य एवं राजकीय महाविद्यालय बैरोड। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड में द्वितीय प्रश्न पत्र फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रथम यूनिट में हम पढ़ेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसकी अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। अब सबसे पहले हमारे पास है वित्त का परिचय या वित्तीय प्रबंध का परिचय। तो सबसे पहले वित्तीय प्रबंध के परिचय से पहले हम देखेंगे वित्त के प्रकार। वित्त क्या है? तो वित्त क्या है? वित्त का आशय मतलब धन से व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसे वित्त कहते हैं। वित्त के प्रकार, वित्त के 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला है निजी वित्त। अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो खुद से संबंधित हो या अपने निजी व्यवसाय से संबंधित हो, तो उसे निजी वित्त कहा जाता है। यदि व्यक्ति अपनी खुद की निजी आवश्यकताओं के लिए पैसा लेता है तो उसे व्यक्तिगत फाइनेंस कहते हैं या उसको पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। और यदि व्यक्ति अपनी व्यवसाय की आवश्यकताओं के लिए पैसा लेता है तो उसे बिजनेस फाइनेंस कहते हैं, व्यवसायिक वित्त कहते हैं। और यदि गैर व्यवसायिक संस्थाओं के लिए जो पैसा लिया जाता है उसे गैर लाभप्रद संस्थाओं का वित्त कहते हैं, यानी फाइनेंस फॉर नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटीज कहते हैं। फिर है संस्थागत वित्त। संस्थागत वित्त का मतलब है जो संस्थाएं वित्त उपलब्ध कराती हैं उसे संस्थागत वित्त कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से वित्त नहीं लेके और किसी संस्था से वित्त लिया जाए, जैसे बैंकों से या वित्तीय संस्थानों से लिया जाए, तो उसे संस्थागत वित्त कहते हैं। फिर है सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त वह वित्त है जिसके अंतर्गत सरकार अपने लिए धन की व्यवस्था करती है विकास कार्यों के लिए और फिर उसको खर्च करती है, यानी सरकार के द्वारा विकास कार्यों के लिए पैसा जुटाना और उसको खर्च करना व्यवसाय सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त, यानी विभिन्न देश जो आत्मनिर्भर नहीं होते वो अपने विकास के लिए दूसरे देशों से ऋण प्राप्त करते रहते हैं, धनी देशों से गरीब देश, तो उसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय वित्त के अंतर्गत किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक वित्त के बारे में। व्यावसायिक वित्त निजी वित्त का एक हिस्सा है। व्यावसायिक वित्त का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो बिजनेस फाइनेंस एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो 1900 से पहले, यानी 19वीं शताब्दी से पहले तक जो वित्त है उसका अध्ययन अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत किया जाता था, यानी अर्थशास्त्र का ये एक भाग था। फिर 20वीं सदी के प्रारंभ में छोटे उद्योग थे वो ख़त्म होते गए और उनका बड़े उद्योगों ने उनका विलय कर लिया, यानी उनको अपना छोटे उद्योग बड़े उद्योगों में मिल गए, क्योंकि छोटे उद्योग ख़त्म होने को थे। और इसके साथ ही बड़े उद्योगों को वित्त की आवश्यकता होने लगी और यहीं से वित्त है वह अलग विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा, जिसको निगम वित्त के रूप में जाना जाने लगा। फिर 1930 में आर्थिक मंदी आई, जिसे तीसा की महामंदी कहते हैं। उसके कारण तरलता की समस्या उत्पन्न हो गई। तरलता की समस्या का मतलब है कि नकद में पैसा नहीं होना। वित्तीय कार्यों में कोई भी कार्य करने के लिए, लेन देन के लिए वित्त की समस्या हो गई। इसके लिए जो फर्में हैं उनको बैंकों पर निर्भरता बढ़ी, क्योंकि बैंकों से नकदी प्राप्त की जा सकती थी। और उसके बाद वित्तीय नियोजन और नियंत्रण को भी महत्ता दी गई, क्योंकि हमें चाहे अपने पास संपत्ति कितनी हो मगर हमारे पास नकदी नहीं है तो हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए वित्तीय नियोजन और नियंत्रण को महत्ता दी गई।
उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध आगे हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939-42 में हुआ। तो उसके कारण जो युद्ध में भाग लेने वाले देश थे उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो वहाँ उस विश्व युद्ध टलने के बाद में उन देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसको मजबूत करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, और उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही वित्त की मांग बढ़ने लगी। इसलिए वित्त को प्राप्त करने के लिए पूंजी बाजारों के ऊपर निर्भरता बढ़ी। और फिर उसके बाद आता है 1950 के आते आते वित्त का क्षेत्र, उसमें अनेक परिवर्तन हुए, क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ने के साथ ही जो पहले कम मात्रा में उद्योग थे वो अधिक लाभ कमा रहे थे, और उद्योगों की जो संख्या बढ़ते ही उनका लाभ कम हो गया। अब लाभ कम होते ही उनके सामने रोकड़ की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण हो गया व्यवसाय कार्यों को चलाने के लिए। इसके साथ ही जो सामग्री है उसका प्रबंध करना आवश्यक हो गया। तो सामग्री में भी कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए, ज़्यादा पैसा यदि इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो फिर बाकी कार्यों के लिए नकदी की समस्या हो जाएगी। और इसके अलावा देनदारों में कितना पैसा लगाना है, ये सब विषय मतलब जुड़ते गए वित्त में। यानी वित्त अब क्या हो गया, एक जटिल विषय हो गया, क्योंकि जो उद्योगों की संख्या बढ़ने के साथ ही कंपटीशन हो गया, और कंपटीशन बढ़ने के साथ ही वित्त कार्य क्या होता गया, जटिल होता गया। इसलिए इसके बाद में ये वित्तीय प्रबंध विषय का जन्म हुआ कि वित्त में अनेक चीज़ें नई जुड़ती गई, और उनका प्रबंध करने के लिए मैनेजर्स रखे जाने लगे। क्योंकि जब उद्योग का बड़ा हो जाता है तो उसमें अनेक जटिलताएं आ जाती हैं। तो अनेक जो प्रबंध के जो कार्य होते हैं उनका विशिष्टीकरण कर दिया जाता है। जैसे उत्पादन है, और मानव संसाधन प्रबंध है कि व्यवसाय के लिए व्यक्ति जो जुटाने हैं काम करने के लिए कर्मचारी, और जो फिर सेल्स विक्रय कार्य, उसी प्रकार वित्त कार्य भी महत्वपूर्ण स्थान रखने लगा। इस प्रकार 1950 के बाद में व्यावसायिक वित्त को एक महत्वपूर्ण पहचान मिली, और जिसे बाद में वित्तीय प्रबंध के नाम से पुकारा जाने लगा। क्योंकि इसमें बिजनेस जो है संस्थाएं हैं उनका वित्त का मैनेजमेंट है उसको देखा जाने लगा। अब हम बात करेंगे वित्त कार्य की विचारधाराएं। परंपरागत विचारधारा 1950 से पहले की परंपरागत विचारधारा थी। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो पैसा है उसको कैसे जुटाना है, यानी जो कोष है, धन की आवश्यकता उसको पूरी करने के लिए कोषों को प्राप्त करना है, और उसकी जो व्यवस्था होती थी वो दीर्घकाल के लिए की जाती थी। यानी जो डेली के कार्य उनके लिए वित्त की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया जाता था। यानी जो लॉन्ग टर्म वित्त की आवश्यकता होती है उसके लिए ध्यान दिया जाता था। और जो प्रासंगिक कार्य होते थे, यानी जो कभी कभी होते थे, जैसे नवीनीकरण है और उसको व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, वो सब चीज़ें होती थी। उसके बाद 1950 के बाद आई आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा में जो व्यवसाय में जटिलताएं आ गई, उनके कारण वित्त के ऊपर जो असर पड़ा उसका अध्ययन आधुनिक विचारधारा के साथ जुड़ता गया। इसमें पहले से पता लगा लेना वित्तीय आवश्यकताएं कितनी धन की कितनी आवश्यकता होंगी उसको, और उसके बाद में जो आवश्यकता होती है उसका न्यूनतम लागत पे प्राप्त करना, उसको कम से कम लागत में प्राप्त किया जाए। और उसके बाद में जो हमने वित्त प्राप्त किया है संस्था के लिए, व्यवसाय के लिए, उससे कौन कौन सी संपत्तियाँ जुटाई गई, उसको वित्त को फिर अलग अलग भागों में बांटा जाता था कि जो संपत्तियाँ हैं उनकी व्यवस्था कैसे कैसे की गई, उधार के पैसे से की गई है, लोन से की गई है, या फिर ये पैसा पूंजी बाजार से जुटाया गया है, शेयर इशू किए गए हैं या ऋण पत्र इशू किए गए हैं, तो इसमें बंटवारा किया गया। फिर है जो कोष प्राप्त किया गया, जो धन प्राप्त किया गया किसी भी माध्यम से, चाहे वो डिबेंचर से हो चाहे शेयर से हो, उसको
खर्च करना होता है, तो खर्च करते समय भी ये देखा जाता है कि जो जो प्रत्येक पे 1 रुपया खर्च किया जाए उससे हमें लाभ भी प्राप्त हो। तो जो लाभदायक विकल्प हो उसके ऊपर भी खर्च किया जाना भी इसमें शामिल हो गया आधुनिक विचारधारा में। फिर है कोषों का प्रयोग का निष्पादन का मूल्यांकन करना। जो कोष हमने खर्च किया उसके प्रयोग से हमें कितना लाभ मिला व्यवसाय को, तो उसका निष्पादन किया जाता है, यानी उसका पता लगाया जाता है कि लाभ हुआ या हानि हुई उस निर्णय से, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके निर्णय से। तो ये सब आधुनिक विचारधारा से जुड़े हैं और ये वर्तमान में आधुनिक विचारधारा ही वित्तीय प्रबंध में कार्य कर रही है। अब है वित्तीय प्रबंध का अर्थ और कार्य। वित्तीय प्रबंध क्या है? जो वित्त कार्य है उसको मैनेजमेंट के द्वारा कराना। मैनेजमेंट आजकल जो स्वामी है और मैनेजमेंट वो अलग अलग हैं आज के युग में, क्योंकि जब व्यवसाय शुरू हुए थे कई समय पहले, तब आकार छोटा होता था बिजनेस का। एक व्यक्ति अपना छोटी सी दुकान चला के अपना सब कुछ देख लेता था, वहीं पूरा मैनेजमेंट कर लेता था, उत्पादन का भी, सेल का भी, और जो फाइनेंस ये होता था उसका भी सब कर लेता था। परंतु जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया व्यक्ति का तो स्वामी के लिए ये कठिन हो गया कि वह अकेला सारे कार्य देख लेगा। तब मैनेजमेंट की कंसेप्ट आई, तब मैनेजर्स रखे जाने लगे। तो इसी प्रकार फिर जब व्यवसाय और बढ़ता गया तब मैनेजमेंट भी बढ़ता गया। तब इसमें मैनेजमेंट को अलग अलग मैनेजर्स रखे जाने लगे कि वित्त के लिए अलग मैनेजर, प्रबंध वो उत्पादन के लिए अलग मैनेजर, सेल के लिए, विक्रय के लिए अलग मैनेजर। तो वित्तीय प्रबंध का मतलब है यदि मैनेजमेंट के द्वारा वित्त का कार्य करा जाए व्यावसायिक संस्थाओं में तो इसे वित्तीय प्रबंध कहते हैं। वित्त कार्य क्या है? एक अनेक क्रियाओं का समूह है जिसमें वित्त कार्य में अनेक क्रियाएं शामिल हैं। अब है इसकी परिभाषाएं। वित्तीय प्रबंध की परिभाषा हार्वर्ड और उपटन ने दी है। उसके अनुसार वित्तीय प्रबंध नियोजन तथा नियंत्रण को वित्त कार्य पर लागू करना है। यानी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की क्रियाएं शामिल हैं। तो किसी कार्य का नियोजन और उसको नियंत्रण, लास्ट में नियंत्रण होता है, ये सब कार्य शामिल हैं। तो वित्तीय प्रबंध क्या है? नियोजन और नियंत्रण को वित्त के जो फंक्शन है, वित्त का कार्य है, उस पर लागू करना ही वित्तीय प्रबंध है। फिर दूसरी परिभाषा दी है इजरा सोलोमन ने, ये भी एक बड़े विद्वान हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो इनके अनुसार वित्तीय प्रबंध का तात्पर्य है एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत, यानी अर्थ का स्रोत है पूंजी कोष, यानी जो पूंजी जुटाते हैं उसका कुशलतम उपयोग करना है। तो कुशलतम उपयोग कैसे करें? इससे पहले हमें पूंजी प्राप्त करनी होती है। व्यवसाय के लिए जो पूंजी चाहिए उसको उसके पूंजी के स्रोतों से जुटाएं और उसके बाद उसका उपयोग करें। तो दोनों जो कार्य होते हैं ना, प्राप्त करने का और खर्च करने का, उन दोनों में ही कुशलता का प्रयोग किया जाए, यानी न्यूनतम पूंजी पे लागत जुटाई जाए और जो पैसा खर्च किया जाए उसको बड़ी मितव्ययता के साथ खर्च किया जाए, यानी जो जहाँ जरूरी हो वहीं पैसा खर्च किया जाए और जो पैसा खर्च किया जाए उससे व्यवसाय को लाभ भी प्राप्त हो, हानि नहीं हो। तो ये वित्तीय प्रबंध की विचारधारा है जो आधुनिक विचारधारा पे आधारित है। अब हम देखेंगे वित्तीय प्रबंध के कार्य, वो उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है लाभ को अधिकतम करना। जब व्यवसायिक प्रबंध शुरू हुआ था, व्यवसायिक वित्त की विचारधारा शुरू हुई थी, तो उसमें लाभ अधिकतम करने को ही लक्ष्य माना गया वित्तीय प्रबंध का, क्योंकि लाभ है वो व्यवसाय की प्रगति का सूचक है। जब लाभ होते हैं तो ये मान लिया जाता है कि व्यवसाय अपने उद्देश्य में सफल हो गया है। तो वित्त की प्राचीन विचारधारा थी, उसके अनुसार लाभ को अधिकतम करना उद्देश्य माना गया। परंतु ये उद्देश्य लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन सा लाभ अधिकतम करना है। कि लाभ अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे सकल लाभ, शुद्ध लाभ, कर से पूर्व का लाभ, कर से बाद का लाभ। तो ये स्पष्ट नहीं होने के बाद में जैसे जैसे वित्तीय प्रबंध विषय आगे बढ़ता गया,
वैसे नई विचारधारा के साथ में ये उद्देश्य आगे चलकर बदला गया। वर्तमान में जो नवीन विचारधारा है उसके अनुसार वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य है संपदा को अधिकतम करना, यानी वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन करना। इसके अंतर्गत संपदा अधिकतम करने का जो अर्थ है वह यह है कि जो मूल्य व्यवसाय की संपत्ति है वह प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब हो रहा है कि व्यवसाय अपने लक्ष्य में, व्यावसायिक वित्त अपने लक्ष्य में सफल हो गया है, जो वित्तीय प्रबंध है अपने लक्ष्य में सफल हो गया है। क्योंकि यदि कोई व्यवसाय की संपत्ति प्रतिवर्ष घटती जाएगी तो ये माना जाएगी कि वित्तीय प्रबंध सही तरीके से नहीं हुआ। बाकी जो प्रबंध के कार्य हैं, उत्पादन है, विक्रय है, उन सबको किसी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, सिर्फ वित्त कार्य को ही दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि इसका वित्तीय प्रबंध सही नहीं था, यानी कुप्रबंध था वित्त में। तो इसलिए संपदा को अधिकतम करना नवीन विचारधारा के अनुसार उद्देश्य रखा गया है। और इसके अंतर्गत कैसे पता चलता है कि संपदा अधिकतम हो गई है? प्रतिवर्ष जो लाभ होता है उसमें कंपनी के जो विद्यमान अंशधारी होते हैं उनके पास कितने अंश हैं, जो समतांश हैं यानी इक्विटी शेयर, उनका भाग देके ईपीएस ज्ञात की जाती है, यानी अर्निंग पर शेयर, यानी प्रति शेयर पे कमाई। तो यदि वह प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यवसाय की संपदा बढ़ रही होती है। अब हम बात करेंगे वित्तीय प्रबंध के कार्य। वित्तीय प्रबंध के कौन कौन से कार्य, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक कार्य और दूसरा है दैनिक कार्य। प्राथमिक कार्य इसमें है कि जो सबसे पहले प्लानिंग फॉर फंड्स, यानी आधुनिक विचारधारा में प्लानिंग किया जाता है, जबकि पुरानी विचारधारा में प्लानिंग नहीं की जाती थी। जब ज़रूरत होती थी तभी देखा जाता था कि अब व्यवसाय में पूंजी जुटाने की ज़रूरत हो गई, यानी कोष प्राप्त करने की ज़रूरत हो गई। तो सबसे पहले इसमें प्लानिंग करके चला जाता है कि हम पूरे साल में कौन कौन से कार्य करेंगे, इसके लिए प्लानिंग कर दिया जाता है कि तब हमें फंड की आवश्यकता होगी। उसके बाद है रेजिंग ऑफ फंड्स, दूसरा कार्य। रेजिंग ऑफ फंड्स का मतलब है फंड को जुटाने, इन कोषों को जुटाना ये। और फिर तीसरा कार्य है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे जुटाया जाए, कौन से माध्यम से जुटाया जाए, वो रखा जाता है। और उसके बाद है एलोकेशन ऑफ इनकम, यानी जो इनकम के कौन कौन से कार्य हैं उनसे वित्त प्राप्त होगा, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। इसका मुख्य स्रोत होता है सेल। और फिर है कंट्रोल ऑफ फंड्स, यानी आपने जो फंड जुटाए हैं, व्यवसाय के द्वारा जो फंड जुटाए गए हैं उनका उचित प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ, उनका जो खर्च किया गया है वो कुशलतम तरीके से खर्च किए गए हैं या नहीं, और यदि कोई कमी रह जाती है तो उसको आगे सुधार किया जाता है। ये वित्तीय प्रबंधन का कार्य है। फिर है कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, यानी दूसरे जो विभाग हैं उनसे संबंध स्थापित कर, उनके साथ समन्वय लेके चलना, क्योंकि वित्तीय प्रबंध का कार्य अन्य जो डिपार्टमेंट उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे सेल डिपार्टमेंट बताता है कि कितनी सेल करनी है, फिर सेल के हिसाब से उत्पादन किया जाता है, फिर और उत्पादन के लिए कितनी वित्त की आवश्यकता होगी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। फिर है एड ऑफ फंक्शंस। एड ऑफ फंक्शन का मतलब है ऐसे कार्य जो कभी यदा कदा किए जाएं, जैसे नवीनीकरण का कार्य, जैसे कंपनी का समापन हो रहा है तो समापन होते समय जो अंशधारी हैं और या फिर जो लेनदार उनको चुकाना है, तो इसके लिए वित्त की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, ये एड ऑफ कार्य है। अब हम बात करेंगे वित्त के दैनिक कार्यों की। दैनिक कार्यों में सबसे पहले है रिसिप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशमेंट ऑफ कैश, यानी जो कैश है वो रोज़ प्राप्त होती है और उसको रोज़ ही अनेक कार्यों में खर्च भी किया जाता है, तो ये दैनिक कार्य हो गया। और फिर है सेफ्टी फॉर ऑफ कैश बैलेंसेज, यानी जो कैश बैलेंस बचता है व्यवसाय के पास डेली, उसको सुरक्षित रखा जाए, चाहे उसको बैंक में सुरक्षित रखा जाए या फिर लॉकर में सुरक्षित रखा जाए, तो ये भी एक इसका कार्य है। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। ईच ट्रांजैक्शन का मतलब जो ट्रांजैक्शन जो व्यवसाय में होते हैं, सभी वित्तीय लेन देन होते हैं, गैर वित्तीय लेन देन का तो व्यवसाय में कोई स्थान ही नहीं है,
तो उनकी प्रत्येक वित्तीय कार्य होता है उसकी रिकॉर्डिंग की जाए, यानी उसको लेखा पुस्तकों में लिखा जाए। ये भी वित्तीय प्रबंधन का एक कार्य है। और उसके बाद है पेंशन फंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो कर्मचारी व्यवसाय के निवृत्त हो चुके हैं और उनको पेंशन दी जानी है, तो ये कार्य भी इसका दैनिक कार्य हो गया। और चाहे उसमें सरकार भी पेंशन देती है, तो ये भी सरकार का भी दैनिक कार्य हो गया वित्त के क्षेत्र में। और फिर जो अगला दैनिक कार्य वह है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी वित्तीय सूचना प्रणाली। यानी जो वित्तीय सूचनाएं होती हैं वो प्रबंधकों को अपने उच्च अधिकारियों को सौंपनी होती हैं। तो इसके लिए जो व्यवस्था की गई उसको MIS कहते हैं, और ये दिन प्रतिदिन का कार्य होता है। अब हम बात करेंगे वित्त कार्य के बारे में, यानी फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन क्या है? फाइनेंस फंक्शन वित्त जो है वो अनेक वित्तीय कार्यों का समूह है, ऐसा हमने चर्चा करी है पहले। तो वित्तीय कार्य है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी पैसा कहीं खर्च करना है तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाएगा। अब ये विनियोग कार्य है वो 3 भागों में है। पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पूंजीगत वे निर्णय। पूंजीगत वे कौन से होते हैं? जो कंपनी की स्थायी संपत्तियां जुटाने के लिए किए जाते हैं, जैसे ज़मीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर की व्यवस्था करना, मशीनरी की व्यवस्था करना, उनमें जो पैसा लगाया जाता है वह विनियोग कार्य के अंतर्गत आ जाता है। फिर दूसरा करंट असेट्स इन्वेस्टमेंट। करंट असेट्स के लिए जैसे स्टॉक, रॉ मटेरियल, और जो डेटर्स में पैसा उधार बेचने पे फंस जाता है, तो उसमें जो पैसा लगा होता है उसको चालू संपत्तियों में विनियोग निर्णय कहते हैं। फिर है पुनर्संरचना संबंधी कार्य। तो यदि किसी कंपनी का समापन हो जाए, किसी कंपनी का दूसरी कंपनी में विलय हो जाए, तो वहाँ भी जो वित्त की आवश्यकता पड़ती है उसको पुनर्संरचना संबंधी निर्णय कहते हैं। यहाँ भी वित्त का व्यय होता है, वित्त को खर्च करना होता है। तो ये 3 कार्य हो गए विनियोग कार्य में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गए, इसको एक शब्द से दिखाया जाता है आई से, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा कार्य है वित्तीय कार्य, फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन होता है कि जो प्रोक्यूर रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ प्रोक्यूर ऑफ फाइनेंस। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी वित्त को कैसे प्राप्त किया जाए। विनियोग कार्य वे से संबंधित है जो कोषों की खर्च करने से संबंधित है, और जो वित्तीय कार्य कोषों के जुटाने से संबंधित है। कोषों को कहाँ से जुटाया जाएगा? चाहे डिबेंचर जारी करके जुटाया जाएगा, या फिर इक्विटी शेयर से जुटाया जाएगा, या फिर लॉन्ग टर्म लोन लिया जाएगा किसी कंपनी के बैंकों से या वित्तीय संस्थानों से। तो ये सब वित्तीय कार्य कहलाता है। इसके अलावा इसमें फाइनेंस इसके अलावा जो फाइनेंस फंक्शन है उसका अंतिम जो प्रकार है वह है लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन। यानी जो कर्मचारी, यानी जो फर्म होती है उसके अंशधारी, समतांशधारी उसके मालिक होते हैं। तो जो मालिक होते हैं वह भी विनियोग पर प्रत्याय की आशा करता है, यानी जो उसने पैसा लगाया है व्यवसाय में उसके ऊपर कुछ न कुछ प्रतिफल की आशा करता है। तो प्रतिवर्ष जो लाभ होता है उसमें से कुछ पैसा, यानी कुछ लाभ में से कुछ हिस्सा जिसको लाभांश कहा जाता है मालिकों को दिया जाता है। तो अब ये लाभ बांटना है, लाभ नहीं बांटना है, ये भी लाभांश निर्णय कहलाता है, और ये भी वित्तीय कार्य है। तो कितना लाभांश बांटना है, लाभांश कब बांटना है, कब नहीं बांटना है, ये निर्णय इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। यदि कंपनी ने बहुत लाभ कमाया हो तब लाभांश बांट दिया जाता है। यदि कंपनी ने लाभांश कम कमाया हो, थोड़ा बहुत कमाया हो, तो लाभांश नहीं बांटा जाता है। और कभी कभी लाभ को रोक भी लिया जाता है, क्योंकि कंपनी की स्थापना नई होती है तो उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती है। तो ये कभी कभी ये निर्णय भी लिया जाता है कि लाभांश को बांटा नहीं जाएगा, लाभ को कंपनी में रोक लिया जाएगा। तो ये सब लाभांश निर्णय कहलाता है। तो इस प्रकार फाइनेंस फंक्शन है वो 3 प्रकार का हो गया। विनियोग कार्य, जिसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, जिसे आई से कहते हैं।
फिर है वित्तीय कार्य, फाइनेंस डिसीजन, फाइनेंस फंक्शन नहीं, फाइनेंस डिसीजन है, तो फाइनेंस डिसीजन हो गया, इसको एफ से हम दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर है लाभांश निर्णय, जिसको हम डिविडेंड डिसीजन कह सकते हैं, और इसको संक्षेप में डी कह सकते हैं। तो फाइनेंस फंक्शन 3 प्रकार के हो गए, आई, एफ और डी। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, एफ फॉर फंक्शन और डी फॉर डिविडेंड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।